जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? So hello everyone, and today we are going to have some introductory class upon the Hindu law. Hindu law. See, in order to understand what is Hindu law, first we have to understand that by which acts does Hindu law constitute. Hindu law एक single subject नहीं है. It is a kind of combination of number of subjects. पहले तो ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, so that have a better understanding for that. देखिए, पहला इसमें सबसे पहले एक आता है आपका हिंदू मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सेकेंड जो इसमें एक्ट आएगा वो आएगा आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. थर्ड, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. एंड लास्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. ये चार एक्ट फॉल करते हैं हिंदू लॉ में, जो हमारा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. नाउ इफ वी हैव टू एंड वी वांट टू एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द हिंदू लॉ, पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये जो वर्ड है ना हिंदू 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 हिंदू, व्हाट डज दिस मीन हिंदू. एज पर हिंदू लॉ की मैं बात कर रहा हूं, जनरली बात नहीं कर रहा हूं. अभी समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं. समझना इसको, पहले हमें यह समझना पड़ेगा दैट हु कॉन्स्टिट्यूट ए हिंदू. कौन कौन से पर्सन्स को हम ये बोलेंगे कि ये पर्सन हिंदू हैं एज पर हिंदू लॉ, एज पर हिंदू लॉ. तो उसके लिए अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट देखेंगे तो एक क्लियर कट इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 1 और 2, जिसमें यह मेंशन है, समझना इस चीज को, कि हिंदू वो सारे पर्सन्स हैं, हिंदू वो सारे पर्सन्स हैं जो आर्य समाज लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. पहली चीज, हु बिलोंग्स फ्रॉम आर्य समाज और लिंगायत कम्युनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई जो आर्य समाज को फॉलो करता है, जो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो क्या होता है, वो एक हिंदू कहलाता है. अच्छा, सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन ये अराइज हुआ, जो सेकंड पॉइंट में हम लोग हिंदू में फॉल कराएंगे एज पर हिंदू लॉ, जिनको हिंदू में फॉल कराएंगे, वो सिंपली कह रहा है कि भाई जो बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं और जैन हैं, बुद्धिस्ट, सिख और जैन, इनको जनरली हम लोग हिंदू नहीं बोलेंगे. जनरली बेसिस पे जैनों को हम हिंदू नहीं बोलते, सिखों को हिंदू नहीं बोलते, और ये जो आपके बुद्धिस्ट, इनको हिंदू नहीं बोलते. बट एज पर हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ की कैटेगरी में, ये हिंदू की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं. एज पर सेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, एज पर सेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, शादी के लिए, सक्सेशन के लिए ये हिंदू की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं.
इसका मतलब अगर कोई बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो वो भी बाइगैमी नहीं कर सकता, सेम एज हिंदू कैन नॉट। बाइगैमी का मतलब एक से ज्यादा शादी। बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अच्छा, इन्होंने तीसरे पॉइंट में क्या लेट डाउन करा है भाई, वो सारे पर्सन्स हिंदू हैं एक्सेप्ट apart from these two categories, all other persons who are domiciled in India, are Hindus, एक्सेप्ट। इन्होंने कुछ क्लासेस को, कुछ कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया है कि ये हिंदू में नहीं आएंगे, बस अगर इंडिया में रह भी रहे हैं तो। एक्सेप्ट कौन कौन है जिसमें? आपका क्रिश्चियन, ज्यू, मुस्लिम एंड पारसीज। क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम एंड पारसीज, ये जो कम्युनिटी है, ये जो रिलीजियस कम्युनिटी है, ये हिंदू में फॉल नहीं करेगी, इवन दो दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया। ये बात कर रहा है सेक्शन 1। अच्छा, क्वेश्चन रह हुआ कि इसको याद कैसे करें सर? हाउ वी कैन रिमेंबर दिस कि कौन कौन सी क्लास है? बुद्धिस्ट, जैन और सिख तो हिंदू हैं, और ये क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसीज और मुस्लिम हिंदू नहीं है, तो इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो क्या होता है। हाउ टू रिमेंबर दिस जिसमें ये हिंदूज हैं। देखो, अगर आप देखोगे बिहार जुडिशियल सर्विसेज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बीजेएस। ये भी हो गया, लो बीजेएस, बीजेएस, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, हो गया, सॉल्व प्रॉब्लम। बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, दैट मीन बिहार जुडिशियल सर्विस। तो बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, बीजेएस किसमें फॉलो हो रहे हैं? हिंदू में फॉलो हो रहे हैं, हिंदू में फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा सर, अब इसको कैसे याद करें? इनको कैसे याद करें? इनको भी याद करने की टेक्निक बताता हूं, क्योंकि ये फॉल नहीं हो रहे हैं हिंदूज में। इसको कैसे याद करेंगे? सीजेएम इन पंजाब, हो गया, लो सॉल्व। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सीजेएम इन पंजाब, क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम एंड पारसी, तो सीजेएम इन पंजाब, हो गया। सो हाउ, सी, लॉ इज वेरी इजी, बट यू हैव टू मेक law is not we cannot say that it is very hyper technical. It is very easy, but you have to keep this thing into your mind that how you will able to recall, and for that you have to make some concepts, you have to make some tricks and techniques. CJM in Punjab, so this thing is being solved. Now let's proceed further. Now if we have some brief introduction regarding Hindu Marriage Act. अब चलते हैं थोड़ा सा हिंदू मैरिज एक्ट पे डिस्कशन करते हैं। 1955 भाई, हिंदू मैरिज एक्ट बात क्या करता है? पहली तो सिंपल सीधी इतनी बात करता है कि जो पर्सन हिंदू हैं वो ही हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज कर पाएंगे। कौन पर्सन हिंदू हैं? जो कि आपका जो हिंदू बाय लिंगायत और ये आर्य समाज को फॉलो करते हैं, ये जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं, या अदर पर्सन जो डोमिसाइल्ड है अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियन, ज्यूज एंड मुस्लिम एंड फारसीज। अच्छा, कुछ पर्सन को और हिंदू बता रहे हैं, भाई कौन? फॉर एग्जाम्पल अगर ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड बोथ आर हिंदूज, तो इस केस में इनके बच्चे ऑटोमेटिकली हिंदू की कैटेगरी में फॉल करेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनके जो चाइल्ड होंगे वो विदाउट एनी एक्सेप्शन दे विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हिंदूज चाइल्ड। उनको कोई ऐसा प्रूफ नहीं लेना पड़ेगा कहीं जाके म्युनिसिपैलिटी में कि सर हम हिंदू हैं, हमें डिक्लेयर कीजिए। नो, ऑटोमेटिकली दे विल बी ट्रीटेड एज अ हिंदू इफ बोथ द पेरेंट्स आर हिंदूज।
ये भी चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन राइज हुआ कि सर व्हाट इफ के एक पर्सन तो हिंदू है और एक पर्सन मुस्लिम है, या एक पर्सन क्रिश्चियन है, एक पर्सन ज्यू है, या एक पर्सन फारसी है, उस केस में आप उनके बच्चों को हिंदू की कैटेगरी में डालेंगे या उस पर्सन की कैटेगरी में डालेंगे जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? ये भी क्वेश्चन है। सपोज ए हस्बैंड हिंदू, हिंदू, ए हस्बैंड कौन है? हिंदू है, हिंदू है। अब देखिए बी कौन है? वाइफ, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम। तो इस केस में डिपेंड करता है अब इनका चाइल्ड किस रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, आइदर हिंदू और मुस्लिम। तो इसमें हिंदू लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट ये बात कर रहा है कि भाई उसमें आप उस बच्चे को जैसी परवरिश दोगे वो पर्सन जो बच्चा है वो उसी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। अगर आप उसको एज अ मुस्लिम की तरह परवरिश दे रहे हो तो वो एज अ मुस्लिम माना जाएगा, और अगर आप उसको एज अ हिंदू की तरह परवरिश दे रहे हो तो एज अ हिंदू माना जाएगा। अब आप ये बोले कि सर अगर दोनों की तरह दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके बर्थ सर्टिफिकेट में या कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में, स्कूल के डॉक्यूमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आपका रिलीजन है क्या। आप ये नहीं कह सकते अगर दोनों की दे रहे हैं तो सर क्या हिंदू मुस्लिम दोनों हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू डिस्क्लोज दिस, करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में अगर आपका जो भी चाइल्ड है आप उसको कैसे ब्रॉटअप कर रहे हो, परवरिश दे रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि वो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा। हाउ he or she brought up that means as a Hindu or as a Muslim, as a Hindu or as a Muslim कैसे हो रहा है, हिंदू हो रहा है या मुस्लिम हो रहा है, ये चीज है। क्लियर है? ये भी चीज हम लोगों ने देख ली। अब लेट्स प्रोसीड फर्दर, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है जो तीसरी कैटेगरी में जिसको हम हिंदू में डालेंगे, वो क्या है थर्ड में? ये तो हमने दो डिस्कस कर ली कि भाई जो पर्सन बाय बर्थ से ही एज अ ब्रॉटअप हो रहा है तो वो हिंदू है, या जिसके जो पर्सन जो हैं ए एंड बी हस्बैंड बाय बर्थ से ही क्या है हिंदू है तो वो भी हिंदू हैं। उनके बच्चे क्या है, अगर दोनों एक हिंदू एक मुस्लिम है तो उस केस में क्या होगा, डिपेंड करता है कैसे ब्रॉटअप कर रहे हो। तीसरी कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन, अ पर्सन हु इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड एज अ हिंदू, या तो वो कन्वर्ट हुआ है या वो रिकन्वर्ट हुआ है हिंदू में। कन्वर्ट और रिकन्वर्ट में डिफरेंस क्या होता है? कन्वर्ट का मतलब है भाई किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, क्रिश्चियन था, फारसी था, ज्यू था, व्हाटएवर, तो वो हिंदू बन गया, पहली चीज। रिकन्वर्ट का क्या होता है कि आप हिंदू थे, आप किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी में गए और वापस से आप उसी रिलीजियस कम्युनिटी में आ गए जिसमें कि आप बिलोंग करते हो, डेट इज हिंदू। तो इस कैटेगरी में भी क्या होगा, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू। इसमें भी ये हिंदू की कैटेगरी में क्या होगा, फॉल करेगा। ये सेक्शन 1 बात करता है। तो ये भी चीज क्लियर होगी कि भाई आप हिंदू किसको बोलोगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो माइंड में यही अराइज होगा ना कि आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हो तो हिंदू है कौन। तो हिंदू कौन है भाई? जो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करता है या जो आर्य समाज को बिलोंग करता है या आर्य समाज फॉलो करता है। दूसरी चीज पर्सन कौन है भाई? जो भी पर्सन बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है, वो भी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हिंदू होगा। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन जो है क्रिश्चियन, ज्यू, फारसी या मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं होगा। उसके बाद कोई पर्सन डोमिसाइल्ड है और वो क्रिश्चियन, ज्यू, फारसी और मुस्लिम में बिलोंग नहीं करता तो वो भी हिंदू होगा, अगर क्या होगा, बाय बर्थ से ही वो हिंदू है। दूसरी चीज, अगर एक पर्सन हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उस केस में आप बच्चों को कैसी अपब्रिंगिंग दे रहे हो वो डिपेंड करता है उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के, कि उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होगी। तीसरी चीज, कोई पर्सन कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है किसमें, हिंदू में, वो चीज डिपेंड करती है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हम लोगों ने समझ ली। अब चलते हैं हमारा बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर।
हिंदू मैरिज एक्ट। भाई देखिए, क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सर ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये 1955 में आया है, इससे पहले शादियां कैसे होती थी? ये माइंड में आया है ना क्वेश्चन कि सर ये एक बात बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप क्या करोगे, आप बाइगेमी नहीं कर सकते, बाइगेमी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, आप रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करा सकते हो, आप क्या कहते हैं, सप्तपदी आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 7 फेरे, ये लिखा हुआ है। तो सर एक बात बताइए, इससे पहले क्या होता था, कैसे हम लोग वर्क करते थे अगर किसी को शादी मैरिज सोलमनाइज करानी होती है तो आंसर ये है कि उस केसेस में भी हम कस्टम्स अपने, देखो जो हिंदू लॉ है ना वो हिंदू के कस्टम से ही ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ और अगले दिन से 7 फेरे शुरू होने लगे, नो। हिंदू मैरिज जो एक्ट है ना वो कस्टम से ही ओरिजिनेट हुआ है, जो बहुत सालों से हिंदूज में जो है फॉलो होता आ रहा है। तभी लिखा है ना कि भाई आप शादी कैसे करोगे, सप्तपदी लेनी पड़ेगी, 7 फेरे लेने पड़ेंगे, कन्यादान करना पड़ेगा। कन्यादान वैसे एसेंशियल नहीं है, सप्तपदी एसेंशियल है, 7 फेरे तो लेने ही पड़ेंगे आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज से ये आपको बहुत क्लियर हुआ ये पॉइंट कि भाई आप क्या करोगे, आप हिंदू मैरिज एक्ट से पहले भी वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट ने आपके कुछ एक्ट को चेक एंड बैलेंस के ऊपर लगा दिया, चेक एंड बैलेंस लगा दिया आपके कुछ एक्ट्स पे। लाइक आप बाइगेमी नहीं कर सकते, बाइगेमी का मतलब क्या है, एक बार शादी हो गई, उस शादी के रहते रहते आप दूसरी शादी नहीं सोलमनाइज कर सकते एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपने ऐसा करा तो दूसरी मैरिज जो आपने करी है वो नल एंड वॉइड है, उसको कोई मान्यता है ही नहीं। वो दूसरी जो वाइफ है, वो दूसरी जो विमेन है वो आपकी वाइफ है ही नहीं। आप कितना भी बोल लो शी इज माई सेकेंड वाइफ, बट शी इज नॉट योर वाइफ इफ योर फर्स्ट वाइफ इज स्टिल अलाइव। Your first wife is still alive. तो अगर हम ऐसे ही बात करें फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में कौन पर्सन हैं जो मैरिज कर सकते हैं, उसको समझिए। अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन है हु कैन सोलमनाइज द मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, भाई कौन है जो शादी कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में? तो पहली चीज बस देखिए, ये बात कर रहा है सेक्शन 5, सेक्शन 5 बात करता है कि भाई कौन पर्सन है जो शादी कर सकते हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट सिंपली एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन बता रहा है कि अगर वो पर्सन इन कंडीशन में फॉल कर रहा है तो शादी या तो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी। वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है कि भाई पर्सन ने जो शादी सोलोमनाइज करी है ना उसकी कोई भी लीगल सैंक्टिटी है ही नहीं, मीनिंग देयर बाय वो शादी लॉ की नजरों में शादी है ही नहीं। आप कितना भी उसको फोटो दिखा दीजिए, देखिए हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने वरमाला एक्सचेंज करी है, ये देखिए सप्तपदी हुआ है। भाई अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ना जो अभी मैं बताऊंगा, तो वो फिर वो शादी है ही नहीं। दूसरी चीज वॉइडेबल का मतलब है क्या है कि जब तक आप उस शादी को कोर्ट में नहीं ले जाते कि सर ये या तो बॉय या गर्ल ये कह दे, दैट मीन ब्राइड और ब्राइडग्रूम, कि सर मेरे साथ ये हुआ है इस वजह से मेरी शादी हो गई है, या फिर शादी के बाद मुझे ऐसा पता चला है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है वैसा, अभी बताऊंगा क्या क्या रीजंस हैं, उस ग्राउंड पे आपकी शादी वॉइड हो सकती है। लेकिन अगर आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, जैसा चल रहा है वैसे ही चला रहे हो मैरिज को, तो वो शादी वैलिड है। मैंने क्या डिफरेंस बताया? वॉइड में क्या है, इनिशियल स्टेज पे ही आपकी शादी क्या है, इनवैलिड है। इट मींस नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन वॉइडेबल में क्या है, जब तक कोर्ट नहीं जा रहे हो तब तक वो वैलिड है, अगर कोर्ट चले गए तो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे। अब देखिए पहली चीज वेयर, पहले देखते हैं वॉइड, वेयर मैरिजेस आर कंसिडर्ड as
void marriages, जहां पे शादी भाई void कंसिडर हो रही हैं, void, इसको समझना। पहली चीज सबसे बेसिक आपके माइंड में क्या आ रहा है भाई, अगर किसी ने दूसरी शादी करी तो वो वैलिड नहीं होगी ना, void होगी ना, अभी बताया मैंने वही चीज। इफ ही और शी commits bigamy, मतलब सेकेंड मैरिज, सेकेंड मैरिज। अगर उन्होंने क्या करा है, उन्होंने दूसरी, उसमें से एक ने पहले से ही एक शादी करी हुई है और उस पर्सन से एक और बार शादी कर ली दूसरे किसी थर्ड पर्सन से, तो वो दूसरी शादी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। दैट मींस ही कैन नॉट सोलमनाइज द सेकंड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, विच इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और वो चीज आपको दूसरी मैरिज को एक लीगल सेंटिटी भी नहीं दे रही है, मतलब वॉइड है। पहला ग्राउंड जहां पे आपकी मैरिज की कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, आप कितना भी बोल लीजिए कोई फायदा नहीं है उससे। सेकंड चीज, इफ द पार्टी दैट मीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉल्स विद इन द prohibited degree of relationship, and third अभी बता दूं क्या है prohibited degree, if the parties falls within the sapinda relationship। falls within sapinda relationship। एक तो होता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, एक होता है सपिंडा रिलेशनशिप। देखो ये ऐसा रिलेशनशिप होता है कि कहीं पर आपके ब्लड, कोई किसी से कोई ब्लड रिलेशन ना निकल जाए, मैरिज रिलेशन ना निकल जाए, मिल्क रिलेशन ना निकल जाए। देखिए आपको नहीं पता है कि जिसके साथ आपकी मैरिज हो रही है ना, वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहा है। पता चला कि ये तो दूर 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 कहीं का आपका रिलेटिव निकल गया, ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन, मिल्क रिलेशन में आपका कोई निकल गया, अब उससे तो शादी नहीं हो सकती। तो ये चीज पता करना बहुत, वैसे तो जनरली क्या होता है लोग इस पे इग्नोरेंट हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आप इस पे कुछ भी, आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप सोचते हो कि हाँ ये चीज पता होनी चाहिए, तो आप करोगे कि हाँ पहले पता लगे कि ये जो पर्सन है इसका कौन से उससे है, कहते हैं कि कौन सा आपका गोत्र क्या है, ये सब क्या है, सो दैट प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ना आए वो पर्सन। क्योंकि अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहा है ना, और उसके बाद भी आप शादी सोलमनाइज कर रहे हो, उस केस में वो शादी क्या हो जाएगी, अगेन वॉइड हो जाएगी। और सेम प्रिंसिपल सपिंडा रिलेशनशिप का होता है। सपिंडा ये भी टाइप का प्रोहिबिटेड टाइप का रिलेशनशिप ही होता है, जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। अगर इनिशियल स्टेज बात करो, वैसे तो डिटेल डिस्कशन है जो हम लोग प्रॉपर क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे बात करूं तो प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंडा रिलेशनशिप, सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में दोनों में क्या है, आप मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप दोनों के, एक के भी नहीं, दोनों के कस्टम्स इस चीज को अलाउ कर रहे हैं मैरिज करने के लिए, तब आप कर सकते हो। तब जो है हिंदू मैरिज एक्ट आपको अलाउ कर रहा है। इन दैट केस हिंदू मैरिज एक्ट इज अलाउइंग यू। अगर दोनों में से एक का भी कस्टम जो है वो मना करे, कस्टम मीन जो वो फॉलो करते आ रहे हैं, अगर वो मना करे कि भाई प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होगी शादी, सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होगी शादी, इन दैट केस आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर प्रोहिबिटेड डिग्री है, सपिंडा रिलेशनशिप है, यू कैन नॉट मैरी, अदरवाइज मैरिज विल बी वॉइड। बट एक्सेप्शन क्या है, इफ द कस्टम्स ऑफ बोथ the parties allows, अगर दोनों पार्टी के क्या अलाउ कर रहे हैं, कस्टम इस चीज को अलाउ कर रहे हैं, तब आप कर सकते हो। देन यू कैन डू इट, तब कोई नहीं रोक रहा आपको।
ये चीज हो गई क्लियर। अब देखिए ये भी चीज हम लोग की क्लियर हो गई। अब आते हैं, ये तो हो गया जहां पे आपकी शादी वॉइड है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई उसकी लीगल सेंटिटी नहीं है। नाउ लेट्स प्रोसीड कि जहां पे आपकी मैरिज क्या है, वॉइडेबल है। वॉइडेबल है मतलब अगर कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट उसको वॉइड दैट मीन इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। अगर कोर्ट नहीं गए हो तो भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए पहला ग्राउंड, वेयर आइदर of the parties are suffering from a unsoundness of mind, और क्या है भाई, बी मेंटल डिसऑर्डर, और क्या है, सी इंसेनिटी। भाई अगर दोनों में से एक पार्टी ये इसमें फॉल कर रही है ना, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरी शादी इसके साथ अब हो तो गई है लेकिन आगे चल नहीं पाएगी ड्यू टू दीज फॉर्म ऑफ व्हाट, सफरिंग, दीज फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज, आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में जाके उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो कि सर आई कैन नॉट रन दिस मैरिज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, आई एम वेरी मच रिलक्टेंट टू कंटिन्यू दिस मैरिज फर्दर, therefore sir please declare this marriage as void। एक तो ग्राउंड ही हो गया, लेकिन ये वॉइडेबल है। अगर नहीं जाओगे कोर्ट ना तो भाई कोर्ट आके ये नहीं बोलेगा कि सर ये पर्सन जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है तो आपकी ये मैरिज वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं, वैलिड है। लेकिन कोर्ट जाओगे तो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज भाई क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो ब्राइड ग्रूम है ना, लड़का, ब्राइड ग्रूम और जो ब्राइड है उनकी एज उम्र शादी के टाइम पे कितनी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए एटलीस्ट 21 ईयर्स और फीमेल की होनी चाहिए एटलीस्ट 18 ईयर्स, 18 साल और क्या होनी चाहिए, 21 साल और 18 साल की क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए दोनों की। इससे कम होगी तो क्या हो जाएगी, वॉइडेबल मैरिज होगी। मतलब आप अब देखो ध्यान से समझना, अगर आपकी एज कम है 21 से 18 से तो उस केस में शादी क्या हो जाएगी, वॉइडेबल होगी। मतलब वैलिड तो है मैरिज, लेकिन जिस पर्सन ने भी ये शादी करवाई है ना आप दोनों की, आप तो माइनर हो, माइनर सेंस एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। आई थिंक सेक्शन 26 बात करता है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। मैं शादी तो वैलिड है। अब क्या है भाई, इस उम्र से पहले क्या है, लड़की की शादी करा दी, मतलब 16 साल में लड़की की शादी करा दी, तो भाई लड़की के पास ऑप्शन है, जैसे ही वो 18 साल की होगी ना वो कोर्ट जा सकते हैं कि सर मेरी मैरिज मेरे मेजर होने से पहले करा दी गई है, मुझे उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, इस वजह से मेरी मैरिज को क्या डिक्लेयर कर दीजिए आप, वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, वॉइड। सिंपल एज दैट। अगर लड़के को लगता है कि भाई पहले बचपन में कराई थी शादी तो वो भी करा सकता है। अच्छा, इस पे आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा एक डिबेट हुई थी अराउंड 6 to 8 मंथ पहले कि इस चीज में दोनों की एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, लड़के की भी और लड़की की भी। लड़के की तो है ही पहले से ही, लड़की की क्या हो जानी चाहिए, 18 से अब 21 साल हो जानी चाहिए, जो कि वो बिल पास नहीं हो पाया ड्यू टू सम लैशेस। लेकिन क्या था इसमें रीजन, कि दोनों में इक्वलिटी वाला, राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए। डेट मींस ये डिस्क्रिमिनेशन एज फैक्टर पे, रिलीजियस फैक्टर पे या फिर ये सेक्स फैक्टर पे नहीं होना चाहिए, इस वजह से दोनों के सेम होने चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि भाई आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के नहीं होने चाहिए, आप जो है आपकी एज इतनी होनी चाहिए अगर आपको मैरिज सोलमनाइज करनी है तो, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए नाउ भाई, ये तो हमने वी हैव अंडरस्टूड कि हु आर द पर्सन जो कि शादी कर सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट का देता हूं। वैसे तो सारे लॉज बहुत बड़े हैं, बट एज दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है भाई, ये सक्सेशन एक्ट 1956। देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब सिंपली इतना होता है कि अगर कोई भी पर्सन मेल या फीमेल विदाउट विल अपनी वसीयत लिखे बिना ही क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई,
तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो डिवॉल्व, मतलब उसके जो लीगल एयर्स है उनके बच्चे जो है ना उनमें कैसे और किस तरह से, किस रेशियो में, किस परसेंटेज में जाएगी, ये बात करता है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट। हाउ द प्रॉपर्टी will be devolved as per how much ratio, as per how much ratio, ये हो गया आपका, ये हिंदू सक्सेशन की बात करता है। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बात करता है 1926? भाई सिंपल कि अगर किसी भी पर्सन को अडॉप्ट करना है कोई दूसरा हिंदू तो क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशन बता देता हूं। अगर मेल फीमेल को कर रहा है तो 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के अंदर। दूसरी चीज, जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हो उसकी पहले से शादी नहीं होनी चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए और 15 साल से कम एज का होना चाहिए। अडॉप्शन की बात करता है। मेंटेनेंस वही है कि आप अगर विमेन है उसको प्रॉपर क्या है, उसके साथ नहीं रहना है, पर्सन के साथ जो भी वो क्रुएल्टी कर रहा है तो वो मेंटेनेंस ले सकती है। ये बात करता है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। और लास्ट जो आपका बात करता है ना हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, भाई इसमें भी ये है कि गार्जियन कौन होगा एक हिंदू बच्चे का, उसमें बात कर रहा है। गार्जियन 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल गार्जियन और क्या होता है टेस्टामेंट्री गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। नेचुरल का मतलब क्या होता है, उसके फादर उसके गार्जियन रहेंगे जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। टेस्टामेंट्री, अगर फादर की किसी रीजन की वजह से डेथ हो गई और तो फादर ने जो विल लिखी है ना कि अब इसका गार्जियन ये होगा तो वो होगा। और गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट क्या होगा, जिस केस में ना विल है और फादर भी नहीं है उसमें कोर्ट अपॉइंट करेगा गार्जियन। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट कौन सा है भैया? 1940 में आया है। ये है हिंदू लॉ। ये तो छोटा सा, अगर 100% हिंदू लॉ है ना तो बस 1% का ही है ये इंट्रोडक्शन, लेकिन 1% उस 100% को कवर कर रहा है जो आपको समझना है। So this is what we have discussed in Hindu law, and thank you very much. We will deal in detail in the further classes, and this is what which I have to give to you, which I want to give to you in today's class. Thank you very much. Subscribe for more content.